हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 क्लास 8 की स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यानी यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट दे के रखे हैं और उन स्टेटमेंट को रीड करके आपको बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। तो आप दिमाग में रिमाइंड कीजिए कि क्या आप सभी रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स, क्योंकि स्क्वायर की कंडीशन आपको पता है ऑल साइड आर इक्वल, और रेक्टेंगल की सभी साइड इक्वल नहीं होती है। देन सेकंड स्टेटमेंट है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो जो रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम होता ही है, क्योंकि पैरेललोग्राम की बस यही कंडीशन है कि जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। तो इसीलिए जो रोम्बस है उसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू। हम बिल्कुल रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड अल्सो रेक्टेंगल। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है आपके दिमाग में तुरंत डायग्राम बन जानी चाहिए। जो स्क्वायर है उसे हम रोम्बस कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ऑल साइड आर इक्वल। और इसे हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं क्योंकि ऑल एंगल अल्सो इक्वल। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपका क्या है, ट्रू है। देन हम जो डी है उसकी बात करें तो ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, फॉल्स हम उसे कहेंगे, क्योंकि आप अभी इस स्क्वायर को देखिए तो ये अपने आप में पैरेललोग्राम है ही, क्योंकि उसमें भी जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल है। देन जो ई है उसमें है ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो सभी जो काइट्स होती है, काइट्स यानी कि इस तरह से जो एडजेसेंट साइड होती है वो इक्वल होती है। ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, आप इसे काइट कहते हो। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या आप काइट को रोम्बस कह सकते हो? नहीं कह सकते हो, सभी को नहीं कह सकते हो। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। देन यहाँ पर जो एफ है हम उसकी बात करेंगे। ऑल रोम्बस आर काइट्स। मैं यहाँ पर अभी रोम्बस यदि बनाती हूँ इस तरह से, तो ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि ये अपने आप में सारी साइड इक्वल है। और इस शेप में हम यदि बनाएं तो ये रोम्बस होने के साथ साथ इसे हम काइट भी कहेंगे। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। देन उसके बाद जी, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम यानी जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है, और जो ट्रेपेजियम होता है उसमें केवल एक पेयर। ट्रेपेजियम की हम बात करें तो इस तरह से, तो इसमें एक पेयर पैरेलल होती है जिन्हें हम पैरेलल दिखाते हैं, और जो पैरेललोग्राम होता है उसमें दोनों पेयर पैरेलल होती है। तो कोई बात नहीं, हम पैरेललोग्राम को भी ट्रेपेजियम कह सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। देन लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। ये स्क्वायर आपका बना है, इसे भी हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। इस तरह से आपको डिफरेंट स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिन्हें आपको खुद समझकर ये बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। देन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। मतलब यहाँ कुछ कंडीशन दी है, उसमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल फिट होता है वो आपको बताना है। जैसे कि 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो उसका जो जवाब है वो ये है कि आपका जो रोम्बस होता है उसकी भी चारों साइड इक्वल होती है, और जो स्क्वायर होता है
उसकी भी चारों साइड इक्वल होती है, यानी हमारा जवाब होगा रोम्बस एंड स्क्वायर, उसकी चारों साइड इक्वल होती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। देन उसी में बी दे के रखा है 4 राइट एंगल। अब आप सोचिए कि कौन से ऐसे कौन से इस तरह के क्वाड्रिलेटरल है कि जिसमें चारों जो कोण होते हैं वो राइट एंगल यानी 90 के होते हैं। तो इसमें आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि एक आपका रेक्टेंगल होता है जिसमें चारों के चारों जो आपके कोण हैं वो 90 के होते हैं, और उसी तरह से आपका जो स्क्वायर है उसमें भी चारों के चारों जो एंगल है वो 90 के होते हैं। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि इसका जो जवाब है वो क्या है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। इस तरह से यदि आपने प्रॉपर्टी ध्यान से समझी होगी तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही से दे सकते हैं। देन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, यानी कि यहाँ पर आपको स्क्वायर को हम क्या क्या कह सकते हैं और क्यों कह सकते हैं वो बताना है। जैसे सबसे पहले दिया है अ क्वाड्रिलेटरल, तो स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की जो डेफिनेशन है उसमें क्या होता है कि 4 साइड उसमें होनी चाहिए, जो आपकी स्क्वायर में भी 4 साइड तो है ही, इसीलिए हम इसे क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। तो इसका जो जवाब होगा वो इस तरह से होगा, अ स्क्वायर हैज 4 sides, therefore square is a quadrilateral। देन सेकंड आपको पूछा है कि क्या आप स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकते हो। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आप यदि जानेंगे तो पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होनी चाहिए। तो स्क्वायर की हम यदि बात करें तो स्क्वायर में भी जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है। तो हम लिखेंगे opposite sides of square are parallel, therefore square is a parallelogram। देन उसके बाद थर्ड है कि क्या हम उसे रोम्बस कह सकते हैं। आपको यदि इमेज न बनी हो तो देख लीजिए, इस तरह का स्क्वायर होता है। फर्स्ट में हमने क्या देखा कि 4 साइड होती है, 1 2 3 एंड 4, 4 साइड है इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। देन इसकी जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, इसीलिए इसे हमने पैरेललोग्राम कहा। और थर्ड है रोम्बस, तो रोम्बस में कंडीशन ये है कि ऑल साइड आर इक्वल, तो इसकी चारों की चारों साइड इक्वल यानी समान है, इसीलिए हम इसे रोम्बस कह सकते हैं। तो इसका जवाब ये होगा, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, therefore square is also rhombus। इसीलिए हम चारों साइड इक्वल होने के कारण इसे रोम्बस कह सकते हैं। देन लास्ट है इसी में और रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी है, क्यों है, क्योंकि इसमें जो ईच एंड एवरी एंगल जो है इसका वो आपको याद होगा तो वो राइट एंगल है, यानी इसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है, 90 है, इसीलिए हम इसे रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे ईच एंगल ऑफ स्क्वायर is right angle
Therefore, square is a rectangle. इस तरह से एक छोटी सी चीज आपको समझनी है जो मैंने पहले भी बताई थी कि जो स्क्वायर होता है, हमने यहाँ पर स्क्वायर बनाया हुआ है, हम स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं, रोम्बस कह सकते हैं और रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी इसमें है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल। इसमें आपको ये बताना है कि यहाँ पर किस टाइप से जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, या जो डायगोनल की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो किस क्वाड्रिलेटरल पर अप्लाई होती है, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम आपको लिखना है। तो सबसे पहला है बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपको याद होगा कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल है सबके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही है। तो जिसमें हम नाम लिखेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, इन चारों के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट दिया है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करेंगे तो वो समद्विभाजित करेंगे, यानी कि 2 समान भागों में विभाजित करेंगे। तो वो कौन से है? तो सिंपल सी बात है, वो जो है वो सिर्फ आपका है रोम्बस एंड स्क्वायर। इन दोनों के जो डायगोनल है वो सम परपेंडिकुलर में समद्विभाजित करते हैं। देन थर्ड है आर इक्वल। किसके डायगोनल है जो इक्वल होते हैं? बिल्कुल सही जवाब है आपका, वो है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। इस तरह से इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देन इसी का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो आपको ये बताना है कि रेक्टेंगल जो होता है इस तरह से हम उसे बनाते हैं, इसे हम कॉन्वेक्स क्यों कहेंगे, यानी उत्तल चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि उसके जब मैं डायगोनल बनाती हूँ तो जो दोनों डायगोनल है वो इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर पोर्शन में है, यानी अंतर्भाग में है, इसीलिए हम इसे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। आपको डेफिनेशन याद ही होगी, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर आपका जो जवाब आता है, बोथ डायगोनल आर इन इंटीरियर। मतलब हम हिंदी में यदि लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंतर्भाग में है। इस तरह से यही इसकी डेफिनेशन है कि जिस क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को या तो इंटरसेक्ट करते हैं या तो इंटीरियर में होते हैं, उन्हें हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसीलिए हम रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। देयरफॉर रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स। इस तरह से आपको इसे समझना होगा। देन इस एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर एक ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ की हुई है और उसमें ट्रायंगल है ABC और वो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये जो एंगल है वो 90 का है, और उसमें यहाँ पर ये जो पॉइंट O है वो राइट एंगल के अपोजिट जो लाइन है उसका मिड पॉइंट है, यानी कि मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है कि ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, ये आपको समझना होगा। देन
ये आपको साबित करना है या एक्सप्लेन करना है कि क्यों O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, यानी कि O जो पॉइंट है वो ए बी और सी से क्यों समान दूरी पर है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ समझने के लिए डायग्राम बनी है और कुछ डॉटेड पोर्शन बना हुआ है, उसके कारण यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन गया, जो ट्रायंगल था उसका रूपांतर रेक्टेंगल में हो गया। आपको पता है कि जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम लिखेंगे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। देयरफॉर जब ये मिड पॉइंट होने के कारण ये इक्वल है, आपको पता ही है, तो ये चीज भी इक्वल है, और उसी के कारण यहाँ पर एओ, ओसी और बीओ तीनों की तीनों क्या हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें हम ये कह सकते हैं आपके जवाब में कि यहाँ पर जो साइड है एडी पैरेलल टू बीसी एंड AB parallel to CD. Therefore, ABCD is a rectangle. Therefore, AC and BD are equal and bisect each other. मतलब ये दोनों जो डायगोनल है वो इक्वल होने के साथ साथ एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, और देयरफॉर उसी के कारण आप लिख सकते हो कि O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। और थोड़ा एक्स्ट्रा आपको नॉलेज चाहिए तो आप ये यहाँ शो कर सकते हैं कि बाइसेक्ट करने के कारण हम लिखेंगे AO is equal to OC is equal to BO is equal to OD। ये चारों के चारों जो है वो इक्वल हो जाते हैं, और देयरफॉर जो पॉइंट O है वो A, B एंड C से इक्वल डिस्टेंस पर है। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे खत्म होती है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, ध्यान से सब कुछ समझिए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। थैंक यू।